किसकी काशी, उत्तर काशी। अतीत और वर्तमान के बीच चलना सीख लिया है मैंने। डग ठीक पड़ रहे हैं, समझ में आने लगी है भूमिका गंगा यात्रा की। उत्तर काशी नगर नहीं, टनल है। जब मैं यह संस्मरण लिख रहा था तब ऊपर के कुछ अनुभव इसलिए बचा रखे थे कि यह उत्तर काशी को समझने के काम आएगा। जाने के समय यहीं रुका था और कुछ बातों के संकेत मुझे मिल गए थे। वह किस तरह उत्तर काशी के काम आएगा और किस काम आएगा, बताने के पहले सहेजे गए अनुभव और उसकी कथा बताता हूँ। यह भटवारी के भास्कर प्रयाग की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयाग का उल्लेख उन क्षेत्रों के लिए होता है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। इस स्थान पर भी 3 नदियाँ मोक्ष नदी, नवला नदी और भागीरथी आपस में मिलती हैं और इसे भास्कर प्रयाग बनाती हैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसका संबंध नवला नदी से है। नवला शापित नदी है। हिमालय की गोद में मुझे पहली नदी मिली है जिसे शाप मिला है। इस नदी का किस्सा किसी किताब में नहीं लिखा गया, पर वहाँ के बच्चे बच्चे को पता है कि वह शापित है। एक आदमी ने कहा, उसका पानी मत पीना, उसे छूने से बचना। कहा जाता है कि नवला किसी पहुँचे हुए ऋषि की पत्नी थी और उसके दुराचरण के कारण ऋषि ने उसे शाप देकर नदी बना दिया था। नारी और नदी का एक प्रतीकात्मक रिश्ता है। इस घटना के बारे में जान लेने के बाद मेरे मन में नवला के प्रति न सिर्फ आकर्षण बल्कि श्रद्धा भी बढ़ गई थी। वहाँ के लोगों की मनाहियों को तोड़कर मैं 1 घंटे तक नवला के साथ रहा। शापित होने के कारण लोग उसका पानी नहीं पीते। मैंने उसका पानी पिया, पीने में छूना भी हो गया। नवला के जल के स्वाद का क्या कहना। लौट कर आया तो मैंने वहाँ कई लोगों से उस ऋषि का नाम पूछा, कई लोगों से उस पुस्तक का नाम पूछा। किसी को उस ऋषि का नाम नहीं पता और नदी के शाप का सबको पता था। नवला की खूबसूरती देख लगा कि नवला सचमुच नवला है। शापित नदी को देखने की नज़र बदल जाती है जैसे कोई चरित्र है। यह नदी के साथ अन्याय है। एक नदी बहुत पहले हार गई थी यहाँ। यह विजय किसकी थी? नदी ही नहीं, सूर्य भी हार गए थे वहाँ। भटवारी में सूर्य का बड़ा मंदिर था, उस पर शिव भक्तों का आक्रमण हुआ। आक्रमण के बाद सूर्य मंदिर पर शिव भक्तों का कब्जा हो गया। शिव के विजेता होने की कथा को उस जगह चिपकाया गया और कहा गया कि दरअसल यहाँ सूर्य ने 12 साल तक शिव की तपस्या की थी और प्रसन्न होकर शिव ने सूर्य को ज्योति दी। शिव के कारण सूर्य को ज्योति मिली, तब यह दुनिया प्रकाशित हुई। इस कथा में झोल है। वेदों के देवता सूर्य, पुराणों के देवता शिव से हार गए। शिव जो स्वयं सूर्य के अंश हैं, उनके बीच जीत हार के किस्से किसने गढ़े? अब एक और पराजय की बात। भटवारी में नवला हार गई, भटवारी में सूर्य हार गए और उत्तर काशी में वेदव्यास हार गए। वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों को संकलित किया, महाभारत रचा, सारे पुराण रचे, उत्तर काशी में शंकराचार्य से हार गए थे। बहुत रोचक प्रसंग है। यह तब की बात है जब शंकराचार्य ने बद्रीनाथ का उद्धार किया था। उधर नर बलि की प्रथा थी। कहा जाता है कि इधर तांत्रिक पूजा का उग्र रूप प्रचलन में था। शंकराचार्य ने यहाँ आकर सब कुछ ठीक किया और उग्र पूजा को विधान से बाहर किया। जहाँ व्यास का आश्रम है वहाँ बैठकर प्रधान उपनिषदों को भगवद गीता का भाष्य किया। उसके बाद उत्तर काशी आ गए। उत्तर काशी में उनका मन उद्विग्न था क्योंकि ज्योतिषियों के फलानुसार उनकी उम्र का आखिरी साल चल रहा था। समझ गए कि इतना ही जीवन मिला था उनको। एक दिन जब वे बादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र के किसी श्लोक का भाष्य कर रहे थे, एक कृशकाय ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने पहले आश्चर्य व्यक्त किया कि इस दुनिया में कौन ऐसा है जो व्यास का भाष्य कर रहा है। इसके बाद उस ब्राह्मण के साथ शंकराचार्य की कई दिनों तक बहस हुई। वह ब्राह्मण हार गया और ब्रह्मसूत्र के उनके भाष्य का अनुमोदन किया। जाते हुए उस कृशकाय ब्राह्मण ने अपना रूप भी दिखाया कि मैं ही बादरायण व्यास हूँ। यही नहीं, व्यास ने उनको उम्र की एक और किश्त देकर मरने से बचा लिया।
किंतु जिसने बादरायण का ब्रह्मसूत्र भी पढ़ा है और शंकराचार्य का भाष्य भी, जो लोग शास्त्रों के जानकार हैं वे जानते हैं कि किस तरह बादरायण के ब्रह्मसूत्र के भाष्य के बहाने शंकराचार्य ने अपना मत उस पर चिपका दिया था। जो शास्त्रों के जानकार नहीं हैं उनके मन में अगर जिज्ञासा हो तो वे अब भी पढ़ सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं। यह सच है कि वेद व्यास को यह इलाका प्रिय था। शुकदेव के जन्म से जुड़ी उनकी कथा सुखी टाप में मिली थी। गंगनानी में उनके पिता पराशर का आश्रम मिला। पराशर सांख्य मत के प्रचारक थे। उनके पिता भी सांख्य मत के प्रचारक थे। यह परंपरा विरासत में व्यास को मिली थी। सांख्य के अनुसार एक पुरुष, 8 प्रकृति और 16 विकार की संरचना बनती है। सांख्य का पुरुष उत्पादक नहीं है। शंकराचार्य के यहाँ पुरुष उत्पादक बन जाता है। मैं इस बहस के तात्विक चिंतन में नहीं जाना चाहता। ऊपर हमने नवला जैसी एक नदी का हाल देखा जो शापित थी। सूर्य के मंदिर को देखा जो कालांतर में शिव मंदिर बन गया। कथा भी आ गई कि शिव ने सूर्य को नेत्र दिया था और उत्तर काशी आते आते यह पता चल गया कि एक दिन बनारस की काशी खत्म हो जाएगी और यहाँ बसेगी। यही वह जगह है जहाँ शंकराचार्य को शिव का अवतार कहा जाने लगा। आज भी वही उत्तर काशी है। उत्तर काशी भारत का सबसे पुराना वह टनल है जिसमें संस्कृति समाती है, धर्म और धन बनकर निकलती है। यहाँ मुझे समझ में आया कि ये कहानियाँ ही मंदिरों को अलग अलग करती हैं। जिस मंदिर की कहानी जितनी रोचक है, भक्तों की भीड़ उतनी ही अधिक है। वहाँ एक पुजारी ने मुझसे उत्तर काशी का महत्व बताते हुए कहा, एक दिन बनारस की काशी खत्म हो जाएगी और यहाँ बसेगी। यह तो बम की तरह फटा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा पुराणों में लिखा है। जब मैं देवों के देव महादेव सीरियल लिख रहा था तो उस समय लगभग मैंने सारे पुराण पढ़े थे। मुझे कहीं याद नहीं आया कि यह प्रसंग मैंने पढ़ा हो। यह तो बहुत बड़ा मामला है। काशी के ऊपर हमले की कथा है। यह भी हो सकता है कि मेरा ध्यान न गया हो। मैंने पूछा किस पुराण में लिखा है? उन्होंने कहा पिताजी से पूछकर बताऊंगा। उसका आत्मविश्वास डोल गया। मैंने फ़ोन किया और उसके पिता से बात की। उन्होंने कहा कि यह मैंने अपने पूर्वजों के मुंह से सुना था। उन्हें यह पता था कि उत्तर काशी को भगवान शंकर का मूल निवास माना जाता है और यह कहा जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर गोपी का रूप धारण करके तप किया था। जिस जगह उन्होंने तपस्या की वह स्थान आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इसे विश्वनाथ नगरी कहा जाता था। केदारखंड में उत्तर काशी के लिए बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग किया गया है। केदारखंड में ही बाड़ाहाट में विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। कालांतर में इसे उत्तर काशी कहा जाने लगा। अगर आपको अब तक मेरी बातें समझ में न आई हों तो अब इसका भूगोल देखिए। इसके उत्तर में अस्सी गंगा और पश्चिम में वरुणा नदी बहती है। वरुणा और अस्सी के मध्य का यह क्षेत्र वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पंचकाशी भी कहा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि यह वरुणावर्त पर्वत की घाटी में स्थित है तथा इसके पूर्व में केदार घाट और दक्षिण में मणिकर्णिका घाट है। कुछ पल के लिए मेरी तो समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। बनारस में भी मेरा घर है, बनारस मेरा ननिहाल है, वह मेरे बचपन का शहर है, उसकी रग रग जानता हूँ। 1 मिनट के लिए बनारस चलिए और देखिए, वरुणा और अस्सी के बीच बनी है वाराणसी और यह उत्तर काशी भी। बनारस में जितने मंदिर हैं उतने ही मंदिर वही नाम, बनारस की नदियों के नाम भी केदार घाट, मणिकर्णिका जैसे बनारस के घाट, और उनके नाम भी, और मन में यह भाव कि काशी जब उजड़ जाएगी यहाँ आकर बसेगी, इतनी जगह है उत्तर काशी के टनल में। यथार्थ के समानांतर कैसा यथार्थ है यह। हमारे पुरखों ने हमें ये कथाएं दी हैं। मैं नहीं जानता इस टनल को शंकराचार्य ने बनाया था या उनके शिष्यों ने, मगर यह एक टनल है। वर्तमान का टनल तो उससे भी बड़ा है जिसे विल्सन ने बनाया था। वह सरकार और बाजार का टनल है। 20 साल में यह पहाड़, यह जंगल, यह इलाका जिस तरह लुटा पिटा है, उसके रक्त की चमक उत्तर काशी के चेहरे पर विद्यमान है। उत्तर काशी के चेहरे पर गंगोत्री से अधिक चमक है। इस इलाके में आने वाला हर तीर्थयात्री यहाँ एक दिन ज़रूर रुकता है। सड़क पर खड़े हो तो ड्राइवरों का शहर लगता है। बाज़ार में किसी सामान का, भाड़े का कोई दर नहीं है। राहगीरों को लूटने जैसी बाज़ार की फसल लहलहाती है। पहाड़ का फल, सेब, राजमा की फसलें, जंगल, पहाड़ सब यहाँ आकर गुम हो जाते हैं।
बेचारे शिक्षक को छोड़ सरकार के किसी भी विभाग का आदमी हो, अगर उत्तरकाशी में उसकी पोस्टिंग हो जाए तो खुश हो जाता है। उसे यकीन रहता है कि 2 साल भी यहाँ रह गया तो सब कुछ हो जाएगा, घर गाड़ी सब कुछ। आपदा में कमाई करने वालों का शहर है ये। नए लोग यहाँ पोस्टिंग कराने के लिए ही लाखों रुपए देते हैं, पुराने लोग बने रहने के लिए लाखों रुपए देते हैं। राहत और विकास के नाम पर सबसे अधिक पैसा उत्तरकाशी में ही आता है। आपदा के नाम पर राहत का टनल। गंगा के गांव का पहला नगर है उत्तरकाशी। यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उत्तरकाशी नगर नहीं, एक टनल है। यहाँ नीचे से ऊपर तक सब कुछ तय है। अतीत के टनल को देख चुके अगर वर्तमान के टनल को देखें तो समझ में आ जाएगा कि यह अपराधियों का नगर है। अपराधी, वकील और जज आपस में अपनी कुर्सियां बदल रहे हैं और एक दूसरे के स्थान पर काबिज हो रहे हैं। सत्ता बड़े व्यापारियों के लिए यहाँ बस सीढ़ी है, जिससे खजाना कभी ऊपर से नीचे उतरता है और कभी नीचे से ऊपर चढ़ता है। पिछले साल और मेरी यात्रा के कुछ दिन पहले यहाँ अनहोनी हुई। वरुणावर्त पहाड़ और गंगा का गुस्सा इस शहर ने जमकर देखा, भोगा, और उसके बाद राहत का जब भोग लगा वैसा तो भोज ही नहीं हुआ था उत्तरकाशी में। उसे चिंता नहीं है कि इस आपदा ने क्यों इस शहर का नक्शा बदल दिया है। आकर देखिए, उत्तरकाशी बदला हुआ है। उत्तरकाशी ने गंगा के पेट पर जो कंक्रीट के पहाड़ उगा लिए थे, गंगा ने एक झटके में साफ कर दिया। गंगा के साथ उसके सलूक के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ न सोचा। कब्जा करने की होड़ में यह भी याद नहीं रहा कि नदी अपना पेट पहचानती है और उस पर किसी का कब्जा नहीं होने देती। अपनी खोई हुई संपदा पर कब्जा कर भागीरथी ने अपने प्रवाह के गर्भ क्षेत्र को कई गुना बढ़ा दिया है। नदी के दोनों छोरों की चौड़ाई भी दोगुना हो गई है और दोनों तटों पर बसी बड़ी आबादी को बर्बाद कर दिया। बड़ी संख्या में शहर के लोग बेघर हो गए हैं। उत्तरकाशी और उससे लगे जोशियाड़ा और लदाड़ी को जोड़ने वाला पैदल पुल ढह गया है और शहर के लोग जोशियाड़ा और लदाड़ी की तरफ बसना शुरू हो गए हैं। बाजार में कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया। अब इसके बाद आरंभ हुई राहत योजना और विकास योजना। यहाँ के प्रशासन के चरित्र के बारे में पता चला कि एक बार राहत कार्य से नाराज लोगों ने वहाँ के डीएम को घेर कर नज़रबंद कर दिया था और उसे विल्सन कहने लगे थे। लेखक हूँ, करुणा का नियम जानता हूँ। फिल्म और सीरियल लिखा है, करुणा को घटा बढ़ा सकता हूँ। इस उत्तरकाशी में गंगा के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। गंगा अभी जहाँ है वह स्वयं सहानुभूति की पात्र है। लेखक का फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, बस मैं उसकी जगह बता रहा हूँ। करुणा का यह नियम मेरा नहीं है, अरस्तू का है। इस नियम का दुनिया में शेक्सपियर के अलावा आज तक कोई सफल इस्तेमाल नहीं कर सका, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। जैसे मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही लेखकों को रस की सिद्धि करनी चाहिए। बाबा अरस्तू कहते हैं कि अगर एक आदमी को बिना गलती की सज़ा मिलती है तो सहज ही करुणा पैदा हो जाती है। उसका जितना गलत इस्तेमाल किया जाए, करुणा बढ़ती जाती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ गंगा को भी बिना किसी गलती की सज़ा मिली है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भले यह कह दिया जाए और संतोष कर दिया जाए कि गंगा संघर्ष कर रही है, मगर वह संकट में है। जरा सोचिए, अभी अभी मनेरी के सुरंग से निकल बिजली बनाकर आई थी। अभी तो निकल कर ठीक से सांस भी न ले पाई थी। अभी तो पाँव भी सीधे नहीं किए थे। इतनी जल्दी दूसरा टनल उत्तरकाशी का आया और फिर उसे समाना पड़ा। इतने समय में कोई नदी क्या, आदमी भी सांस नहीं ले सकेगा। सोच भी नहीं पाई होगी कि क्या करूं और दूसरा टनल आ गया। गंगा में तो पानी ही नहीं दिखता। इस सूखी गंगा को देखकर स्वामी सानंद को पीड़ा हुई और गंगा के लिए जीवन दान दे दिया था। जब मुझे दुख हो रहा था तो गंगा को कितना दुख हुआ होगा। गंगा का चरित्र दुखी होने वाला चरित्र नहीं है। वह गुस्से में चिल्ला रही थी, ऐसा हुंकार मचा था कि पूरी दुनिया हिल गई। आकर जो बिजली बना रहे थे वे, सरकार और उद्योगपति सब हिल गए। दरवाजे पर गाय बिगड़ती है तो बवाल कर देती है। यह तो गंगा है, जाने कितनी नदियों का जादू है। देश चाहे जितना ताकतवर हो, ये विल्सन चाहे जितने ताकतवर हो, मगर उससे अधिक ताकतवर है गंगा। अपनी भाषा में बात करेगी, अपना युद्ध तो अपने हथियारों से लड़ेगी। माफ़ करना तो सीखा ही नहीं उसने। 1 मिनट उनकी भी सुन लें जो विकास के नाम पर बहस करते हैं और करने के लिए कमीशन खाते हैं। करने के नाम पर कमीशन खाते हैं। आइए भाई, मान गए कि बिजली बहुत ज़रूरी है, एनर्जी है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आइए मेरे साथ, जरा मेरे साथ उनके गांव में चलिए। क्या बिजली से अधिक ज़रूरी नहीं है यह देखना कि आज उन गांवों का हाल क्या है?
क्या यह देखना उचित नहीं है कि मात्र बिजली निकालने से वहाँ की धारा, वहाँ के पहाड़ और जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? दूसरी बात, यह बिजली किसके लिए? देश की जनता के बीच मुफ्त वितरण के लिए नहीं, मुनाफा लेकर बेचने के लिए। सरकार के समानांतर कंपनियां खड़ी हैं, लाभ कंपनियां कमा रही हैं, नेता और संबंधित अधिकारियों से मिली भगत है। यह बात तो मेरे देश का बच्चा बच्चा जानता है। यह चेहरा एक ऐसे विल्सन का है जो सताता भी है, यातना भी देता है और कमाता भी है। नदी कामधेनु है, दूध देती है। इस देश में विकास धोखा है। माँ तसले से चावल का एक दाना निकाल बता देती थी, चावल पक गया है। मेरे लिए वह एक दाना है गंगा की सफाई। मनेरी में झील पर गंदगी की परत मेरी आंखों में नाच गई। गंगा को उस तरह देखना अपमानजनक लगा। उत्तरकाशी में गंगा सफाई को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक गंगा भागीरथी के तटों पर बनी बस्तियों से बड़ी ही मात्रा में गंदगी समेट रही है। उत्तरकाशी में तो हालात और भी बदतर हैं। यहाँ गंगा तटों पर लगे गंदे कूड़े के ढेर खुद हकीकत बयां कर रहे हैं। सभी दावे खोखले हैं। अपने उद्गम से मात्र 20 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद गंगोत्री से गंगा दूषित होना शुरू हो जाती है। गंगोत्री से उत्तरकाशी तक कई आश्रमों के सीवर सीधे गंगा में प्रवाहित किए जा रहे हैं। गंगा तटों पर बने कई आश्रमों सहित अन्य भवन स्वामी भी गंगा में कूड़ा करकट डालने में पीछे नहीं हैं। गंगा को स्वच्छ रखने का दावा करने वाली गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने क्या किया है? वर्षों से शहर सीवर लाइन ही नहीं बिछा पाई है। वर्षों से चल रही इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट योजना में करोड़ों खर्च करने के बाद कोई प्रगति विभाग के पास नहीं है। विभाग ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने के लिए शहर में कई वर्ष पूर्व कुछ बोर्ड अवश्य लगाए हैं जो गंगा भक्तों को प्रदूषण मुक्त गंगा का भरोसा दिलाते हैं। जरा नगर क्षेत्र पर नज़र डालें। उत्तरकाशी के बाजार की गंदगी बस अड्डा क्षेत्र से काली कमली धर्मशाला क्षेत्र तक गंगा तट को पूर्ण रूप से प्रदूषित कर रही है। वहीं तिलोथ पुल, गंगानगर, जड़ भरत घाट क्षेत्र में भी गंगा में लगे गंदगी के ढेर नगर पालिका और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के दावों की पोल खोल रही हैं। तेखला के समीप नगर पालिका का बरसों पुराना कूड़ा डंपिंग जोन बना रहा है, लेकिन हालात देखकर यही लगता है कि नगर का कूड़ा डंपिंग जोन की बजाय गंगा तटों पर ही डंप किया जा रहा है। गंगा का तांडव उत्तराखंड में पसरा था और जो तबाही पसरी थी वह ऐतिहासिक थी। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसका आंकड़ा आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लाशों के बदबू की गंध पूरे हिमालय में भर गई थी। उससे किसी ने कोई सबक नहीं लिया। अब तो यह सवाल पूछना ही पड़ेगा, किसकी काशी है उत्तरकाशी?